हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय नीतू मैम। आज मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो एमपी पुलिस के प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। और इसमें मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी कि उनको कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है। बट उससे पहले आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करेंगे अगर कुछ आपको डाउट्स होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। इन्होंने बोला हुआ है निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपदीय है। अब ये बहुपदीय क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ये मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में आया हुआ है पॉलिनोमियल। एक्चुअल में पॉलिनोमियल में क्या रहता है, जैसे x में हमारी इक्वेशंस रहती हैं तो उसमें हमें x की पावर देखनी होती है। x की पावर क्या है, अगर x की पावर एक तो माइनस में नहीं होनी चाहिए और एक अपॉन में नहीं होनी चाहिए। अगर x की पावर अपॉन में x की जगह कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a हो सकता है, उससे मतलब नहीं है कि वेरिएबल x ही हो। बट हमें इतना याद रखना है, पॉलिनोमियल वही कहलाएगा जिसमें x की पावर कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए और साथ में क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या। मतलब माइनस का साइन नहीं होना चाहिए और साथ साथ वो अपॉन में नहीं होनी चाहिए। ये दो बातें आपको केवल याद रखनी है। अगर इस टाइप से कोई भी लिखा हुआ है तो वो आपका क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि 4 ऑप्शंस आए हुए हैं। कौन कौन से ऑप्शंस हैं? ऑप्शन देखिए, एक है 2x³ प्लस 3x⁻⁻1। दूसरा ऑप्शन है 5x प्लस 1/x। थर्ड ऑप्शन है 3x⁴ 5x प्लस 8। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 3x⁻1/2 प्लस 5x² और प्लस 6x। तो मैंने आपको बताया है कि पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है कि जो x⁻ है, यहाँ पे पावर होती है, ऊपर जो लिखते हैं वो पावर कहलाती है। वो पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, अपॉन में नहीं होनी चाहिए। मतलब फ्रैक्शन के रूप में, अगर फ्रैक्शन में जैसे 1/2 लिखा हुआ है इस टाइप से नहीं होनी चाहिए। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले ऑप्शन में आए तो हमने देखा यहाँ पे x की पावर -1 है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड ऑप्शन में गए तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा, ये तो चलो 5x x⁻1 है यहाँ पे, लेकिन जब ये x ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स लिखा हुआ है। 1/x को x का इनवर्स बोलते हैं, व्युत्क्रम, हिंदी में इसको व्युत्क्रम बोला जाता है। और इसको अगर हम नॉर्मल रूप में लिखेंगे तो इसको नॉर्मल रूप में ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर -1 है और जब x की पावर 1 है और जब x ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी x की पावर -1 आ गई। थर्ड ऑप्शन में आए तो x की पावर इवन नंबर में है, यहाँ पे भी x की पावर नॉर्मल सही है और यहाँ पे x की पावर है ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। फिर लास्ट ऑप्शन भी हम चेक करेंगे। तो लास्ट ऑप्शन पे आए तो यहाँ पे x की पावर क्या लिखी हुई है, फ्रैक्शन में लिखी हुई है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि x की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो हमारे 3 ऑप्शन कट हो गए और हमारा आंसर कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला हुआ है, आफ्टर 12 years I shall be 3 times as old as I was 4 years ago. My present age is, मेरी प्रेजेंट एज कितनी है। इसमें बोला है मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पहले थी। मतलब एक पर्सन अपने बारे में ही बोल रहा है कि मेरी आयु जो है आज से 12 वर्ष बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी। तो 4 वर्ष पूर्व, अब इसमें जो बात दी रहती है उसको हमें मानना पड़ता है। तो हमने क्या किया, उस पर्सन की आयु को, जो पर्सन है उसकी आयु को 4 वर्ष पूर्व क्या मान लिया, x वर्ष मान लिया। ये क्या बोल रहे हैं, 4 years ago हमने उसको क्या माना कि उसकी आयु x ईयर थी, ठीक है, 4 वर्ष पहले। जब ये बंदा प्रेजेंट में आया तो प्रेजेंट में आते ही इसकी एज क्या हो जाएगी, x+4 हो जाएगी, क्योंकि x ईयर जो थी वो उसकी 4 साल पहले थी। और जब वो वर्तमान में आएगा तो 4 साल उसकी उम्र बढ़ जाएगी, तो उसकी उम्र क्या हो गई, x+4 ईयर्स हो गई। अब उन्होंने बोला, अब मेन बात समझने की है कि मेरी आयु 12 वर्ष के बाद
अब ये 12 वर्ष बाद गया, ये तो प्रेजेंट की बात है। अब हम 12 वर्ष गए, आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स गए तो प्रेजेंट में इसकी एज कितनी थी, x+4 थी। अब इसमें 12 साल और जुड़ गए, ये हो गई 12 साल की बाद की उम्र। ठीक है, ये एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है। वो कह रहा है 12 साल बाद 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले हमने उसको x माना, उसको x+4 किया, प्रेजेंट में लाए, और फिर 12 वर्ष बाद लाए तो उसमें हमने जो प्रेजेंट की उम्र थी उसमें 12 साल प्लस कर दिए। तो यानी कि ये कितने हो गए, x+16 हो गए। ये इसकी 12 साल बाद की उम्र है। अब वो बोल रहे हैं कि जो 4 साल पहले थी, 4 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी, x थी। इसकी बोल रहे हैं 12 साल बाद, 12 साल बाद उम्र कितनी है, x+16। इसकी क्या है, ये 3 गुनी है। जो ये 12 साल बाद उम्र है, ये इस वाली उम्र की जो 4 साल पहले थी उसकी कितनी है, 3 गुनी है। तो 3 गुनी, अब जब हम इक्वल का साइन लगाते हैं तो हमें आयु के इसमें उल्टा काम करना पड़ता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बड़ा है। अगर हम बड़े को ही बड़ा करेंगे, जैसे सपोज मैंने एग्जांपल लिखा 3 गुनी, मतलब वो 10 थी और अभी कितनी हो गई, 30 हो गई। तो अब मुझे इन दोनों को इक्वल रिप्रेजेंट करना है, तो इक्वल रिप्रेजेंट करना होता है तो हमें उल्टा काम करना है। जो 3 गुना है 30 में 3 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो 10 है उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो इक्वल का साइन आएगा, तभी तो वो दोनों एक दूसरे के आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 3x हो गया, और ये x+16 है। अब यहाँ पे x को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि प्लस की चीज, अगर किसी को डाउट है तो मैं बता रही हूँ, इक्वल में अगर कोई प्लस साइन में होता है और उस तरफ जाता है तो वो माइनस में चेंज हो जाता है, और माइनस में होता है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस आया, ये 2x हो गए और 16 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 से x डिवाइड कर देंगे, 16 को डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया, 8। x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने हमसे पूछा क्या है, उन्होंने कहा मेरी वर्तमान आयु बताइए। अब आप देखिए, इसको 8 आंसर मत देना। अगर 8 ऑप्शन में है और आपने 8 आंसर कर दिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 8 जो है वो 4 साल पहले की उम्र है और हमें कब जाना है, प्रेजेंट में जाना। उन्होंने कहा वर्तमान उम्र, तो 8 में हम 4 प्लस कर देंगे, 8 में 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 ईयर्स। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 12 ईयर्स हो जाएगा। नंबर 3, इन अ टेम्पल देयर आर 25 सिलेंड्रिकल पिलर्स। एक मंदिर में 25 क्या है, सिलेंड्रिकल पिलर है। सिलेंड्रिकल पिलर कैसे होते हैं, इस टाइप से पिलर रहते हैं। ठीक है, इस टाइप से मंदिर में बने हुए हैं। कितने हैं, 25 हैं, इनकी संख्या है 25। उसके बाद उन्होंने बोला द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज इक्वल टू 28। इसकी जो रेडियस है, रेडियस ये रहती है बीच में, ये कितनी है, इसकी दी हुई है 28 सेंटीमीटर दी हुई है, और इसकी हाइट दी गई है, कितनी दी गई है, हाइट हमें दी गई है 4 मीटर। अब एक चीज याद रखना, इस क्वेश्चन में इन्होंने रेडियस सेंटीमीटर में दी है और हाइट मीटर में दी है। तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो मीटर मीटर हो या सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो, अदरवाइज सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि आगे इन्होंने पूछा क्या है। उन्होंने बोला है द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। वो कह रहे हैं कि 8 रुपए के हिसाब से इसका खर्चा आता है 1 मीटर स्क्वायर का। अब ये चीज मीटर में है तो इस चीज को भी हम मीटर में चेंज करेंगे, ये तो ऑलरेडी मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। यदि इसको हम 100 से डिवाइड दे देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। तो यानी कि 28/100 अब ये मीटर कहलाएगा, अब ये सेंटीमीटर नहीं कहलाएगा। हिंदी में आप क्वेश्चन सुनिए, उन्होंने बोला है एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ है, प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है। त्रिज्या मतलब रेडियस होती है, रेडियस ऊपर की ये दी हुई है। जैसे हमने एक इसको अच्छे से बनाया, मैं एक अच्छे से आपको बना के बताती हूँ। ये आपका क्या हो गया, पिलर हो गया, और पिलर की ये जो रेडियस है ये कितनी है, 28 है, और ये जो हाइट है वो कितनी है, इसकी 4 है। ठीक है, 28/100 बोलेंगे, क्योंकि ये भी मीटर में हो गई और ये भी मीटर में हो गई। अब इन्होंने बोला कि इसका आपको वो करना है कि खर्चा बताना है कितना आएगा अगर 25 पिलर पे कलर हो रहा है। तो एक सपोज आप मान के चलो, सपोज ये मंदिर है, तो मंदिर में पिलर इस तरह से लगे रहते हैं। कभी भी आपने मंदिर देखा होगा तो पिलर इस तरह से लगे रहते हैं। तो ना तो हमें टॉप पे कलर करना होता है, क्योंकि टॉप ऑलरेडी रूफ को टच कर रहा होता है, छत को, और ना ही हमें बॉटम पे कलर करना होता है, क्योंकि वो फ्लोर को टच कर रहा होता है। केवल हमें इसके गोल गोल पार्ट इस पे कलर करना है। तो इसके गोल गोल पार्ट पे कलर करना है, तो ये कायदे से क्या होता है, ये सर्कमफ्रेंसेस होती है, परिधि, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है सर्कमफ्रेंसेस का। कभी भी हमें अगर किसी सर्किल का बॉर्डर निकालना होता है
तो बॉर्डर निकालने के लिए जैसे हमें तार बांधनी है, हमें फेंसिंग करनी है या मेड़ बनानी होती है, कुछ भी करना होता है तो उसके लिए हमें बॉर्डर करना पड़ता है और बॉर्डर को हम बोलते हैं सर्किल में क्या बोलते हैं, इसको सर्कमफ्रेंसेस बोलते हैं। अब क्या हुआ, लेकिन हमें ये बॉर्डर कहां से कहां तक रखना है, बाहर का पार्ट हमें ऐसे कलर करना है और यहां से लेकर यहां तक, जैसे कि समझ लीजिए ये पेन है, पेन में हमें ये पिलर है, पिलर में कलर करना है तो हमें ऐसे ऐसे कलर करना है इसमें, तो ये इसकी रेडियस हो गई, तो हमें कलर करने के लिए 2πr चाहिए क्योंकि ये बॉर्डर है। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि जो हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं ये हम केवल सर्किल का पढ़ते हैं और ये सर्किल को हम कहां तक ले जा रहे हैं, हम सर्किल को यहां तक लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब कितनी ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं, h ऊंचाई तक। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, कर्व सरफेस एरिया का 2πrh बन जाता है इसका फॉर्मूला 2πrh, क्योंकि 2πr तो सबको याद है सर्कमफ्रेंसेस, लेकिन h हाइट तक लेके जाना है तो h का मल्टीप्लाई और आ जाता है। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 22/7, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और r कितना दिया हुआ है इन्होंने हमें 28/100, यहाँ पे 100 भी मेंशन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, ये मीटर, h कितना है हमारे पास 4, तो इससे हमें एक का आ जाएगा, एक का एरिया आ जाएगा। लेकिन चक्कर ये है कि हमारे पास तो 25 पिलर है तो हमें 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 का, तो ये 25 का एरिया आ गया। अब लेकिन उन्होंने बोला है कि 8 रुपए पर मीटर के हिसाब से खर्चा है, 8 रुपए मीटर स्क्वायर के हिसाब से खर्चा है और हमारा एरिया इतना है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 8 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 8 रुपीज है, तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई। अब देखने में कितना डरावना सा लग रहा है, तो डरने की बात नहीं है। आपने देखा 25 से कितने 100 होते हैं, 100 से ये पूरा पूरा कट गया, 25 चौक 100, 100 से 100 कट गया, 4 से 7 से इसको काटा, 7 एकम 7, 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया। अब सिंपल से आपका कैलकुलेशन बचा हुआ है, 8 2 जा 16 हो गया, और या फिर ऐसा कर दीजिए 22 का इससे मल्टीप्लाई करिए 44 हो गया, और 8 चौक कितने हो गए आपके यहाँ पे 32 का हमें टेबल आता नहीं है, तो इससे इजी है कि हम थोड़ा और इजी बनाएं, इसको हम 88 कर लेते हैं और इसको हम 16 बना लेते हैं। कैसे, 8 2 जा 16 हो गया और 22 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 88 हो गया। अब हमने 88 का इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1408 रुपीज आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4 - 25 इज अ प्राइम नंबर व्हेन ईच ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड। उन्होंने हमसे बोला है कि हमारे पास संख्या 1 से लेके 25 तक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सब कहाँ तक चलना है, 25 तक काउंटिंग चलनी है। फिर उन्होंने बोला कि इनमें से संख्याओं के चयन करने पर उस चयनित संख्या के अभाज्य संख्या होने की संभावना कितनी होगी। तो अभाज्य मतलब होता है प्राइम नंबर, तो 1 से 25 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो हम 1 से 25 अगर प्राइम नंबर लिखते हैं तो 2 3 5 7 11 13 17 19 और फिर आपका आ गया 23। वैसे तो कायदे से आपको प्राइम नंबर याद होना चाहिए कि 1 से 25 तक के बीच में हमारे कितने प्राइम नंबर होते हैं, 9 प्राइम नंबर होते हैं। देखिए 4 4 8 और ये 9। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि प्राइम नंबर अपनी कॉपी में लिख के नोट्स बनाइए, उसमें लिखिए 1 से 10 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं और कौन कौन से होते हैं, फिर 1 से 20 तक, फिर 1 से 25, फिर 1 से 50 और 1 से 100। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा टाइम बच जाता है। तो क्या है, हमने देखा हमारे 9 प्राइम नंबर होते हैं, 9 प्राइम नंबर होते हैं। अब उन्होंने हमसे संभावना पूछी कितनी संभावना है, तो जब कभी भी हमें प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना होता है, संभावना निकालनी होती है, तो 9 हमारे पास प्राइम नंबर है और टोटल ओवरकम, और नीचे क्या आता है, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है कि जिसके बारे में बात की गई है वो ऊपर लिखते हैं और टोटल जो संभावनाएं होती हैं वो नीचे लिखते हैं। तो टोटल कितने नंबर है, 25 है, तो इसको क्या बोलते हैं, टोटल ओवरकम। तो ये नीचे आएगा, टोटल ओवरकम कितना है हमारा 25, और उसमें से संभावना कितनी, अभाज्य संख्या कितनी 9। तो जिसके बारे में पूछते हैं वो हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है और हमारा आंसर कितना आ गया, 9/25। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्कल इफ अ कोड AB is eraser to AB is nearer to the center O than the chord CD। एक वृत्त यदि जीवा, ये समझ लीजिए एक सर्कल है और इसमें उन्होंने कोड की बात करी हुई है।
कोड वो होती है जो सर्किल के दो साइड्स को टच करती है। जैसे सर्किल की ये सर्कमफ्रेंसेस है, अगर इधर टच कर रही है और इधर टच कर रही है, ऐसे एक लाइन है, तो वो क्या कहलाती है? कोड कहलाती है। तो उन्होंने कहा कि दो हैं और सेंटर क्या है हमारा? ओ है, सेंटर ओ है। उसके बाद उन्होंने बोला एक कोड CD है और एक कोड क्या है? AB है। तो उन्होंने बोला कि CD की तुलना में कोड AB केंद्र O के अधिक निकट है। AB समझ लीजिए यहां पे है और CD यहां पे है, ठीक है। कोड मतलब जीवा, इसको हिंदी में बोलते हैं जीवा। तो ये सर्कल में सेंटर से AB नजदीक है और CD दूर है। अगर CD दूर है तो नेचुरली CD की जो लेंथ होगी वो AB से कम होगी और AB की लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि अधिक निकट है, तो हमें प्रूव बताना है इनमें फोर्थ ऑप्शन में से क्या होगा। पहला ऑप्शन है AB ग्रेटर देन एंड इक्वल। पहला ऑप्शन दिया हुआ है AB ग्रेटर देन इक्वल CD, तो ये भी नहीं होगा। इसमें अपना ऑप्शन देखो कहाँ है, अपना ऑप्शन थर्ड पे है, तो हमारा आंसर हो गया थर्ड, क्योंकि AB नियरर होगी O के CD के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। वो कह रहे हैं वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिससे 3087 को विभाजित किया जाए। आपको क्या दिया हुआ है? 3087 एक नंबर दिया है, इसमें से बोल रहे हैं ऐसी कौन सी छोटी से छोटे नंबर से डिवाइड किया जाए कि जिससे कि वो एक क्यूब बन जाए, पूर्ण क्यूब घन बन जाए। तो ऐसे में क्या करते हैं, अगर कभी स्क्वायर पूछा जाए या घन पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए आपसे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए या एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो सबसे अच्छा इसका सिंपल सा ट्रिक है कि आप इसका क्या कर दीजिए, सबसे पहले इसके फैक्टर निकाल लीजिए। तब जब इसको हमने सॉल्व करना चालू किया तो हमने देखा ये 3 से डिविजिबल दिख रहा है, तो 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि ऑड नंबर कभी भी वंस प्लेस पे होता है तो 2 से डिविजिबल नहीं होता। 3 1 जा 3, 0 आया, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। फिर आगे गए हम, आगे हमने करना स्टार्ट किया, अभी भी ये 3 से जा रहा है, 3 से किया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अगेन हमने देखा ये किससे जा रहा है? 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा, अब ये 7 से जा रहा है, तो 7 से गया तो कितना हो जाएगा? 7 4 जा 28, 28 के बाद यहाँ पे 6 गए तो 7 9 जा 63। अगेन 7 से गया, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो ये 7 का तो पूर्ण क्यूब घन बन गया, 7 की पावर 3, लेकिन 3 कितना है? 3 स्क्वायर है। अब उन्होंने हमसे बोला है कि इसमें किससे विभाजित किया जाए, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे इसको विभाजित किया जाए और ये पूर्ण घन बन जाए। तो यानी कि अगर इसमें से, ये तो पूरा पूर्ण घन दिख रहा है, ये तो क्यूब है, 7 का क्यूब दिख रहा है, लेकिन ये स्क्वायर है। यदि हम इसमें से ये चीज निकाल देते हैं, यानी कि 3 स्क्वायर मतलब 9, 3 स्क्वायर 3 3 क्या होता है? 9। यदि हम इस संख्या में से 9 से विभाजित कर देते हैं तो जो संख्या हमें मिलेगी वो एक क्या होगी? पूर्ण घन होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 343 एक पूर्ण सा वो हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और 9, इसमें एक सवाल और आता है, वो भी मैं आपको बता दूं, इसमें इन्होंने विभाजित पूछा था। अगर विभाजित बोलेंगे तो हमारा ये पार्ट निकल जाएगा, और यदि वो बोलते हैं इसमें ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको हम मल्टीप्लाई कर दें और ये एक पूर्ण क्यूब बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं? 3 का मल्टीप्लाई और कर देते। क्यों? क्योंकि 7 की पावर 3 तो कंप्लीट है, बट ये अधूरा है। यदि इसमें हम एक 3 का और मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन सकता है? पूर्ण घन बन सकता है, एक परफेक्ट क्यूब बन सकता है। और यदि इसमें से हम ये निकाल देते हैं तो भी ये अगर निकालने का सवाल आता है विभाजित का तो ये वाला पार्ट निकलेगा, और मल्टीप्लाई करने का सवाल आता है तो मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे? 3 का करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, लेकिन पैटर्न यही लगता है जब कभी भी विभाजित का बात आए या फिर मल्टीप्लाई की बात आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ 2 पर्सन डिफर बाय 2 years इफ द सम ऑफ देयर एजेस is equal to the square roots of 144, then find the age of the elder among the 2 person। वो कह रहे हैं 2 व्यक्ति की आयु का अंतर 2 वर्ष है। तो देखिए, जब कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो इसमें हम क्या करते हैं? एक को हमने x मान लिया और एक को x+2 मान लिया, क्योंकि 1-2 वर्ष नेचुरली बड़ा है। 2 साल का अंतर उन्होंने हमसे बोला है, तो 2 साल का जब हमसे अंतर बोला है तो हम किसी को भी या x मान सकते हैं और किसी को भी x+2, बड़े वाले को हमने x+2 मान लिया। यदि उनकी आयु का योग, अब इन दोनों की आयु का योग करना है, योग 144 के वर्गमूल के बराबर है,
तो इन दोनों का हमने योग किया जो किसके 144 के वर्गमूल, वर्गमूल मतलब होता है स्क्वायर रूट के बराबर है। तो दोनों में बड़े वाले की आयु क्या है, तो इसका ये 144 किसका वर्ग होता है, 12 का होता है, 12 का स्क्वायर रूट होता है। 12 का जो यदि हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 इंटू 12 करते हैं तो हमें 144 मिलता है, और 144 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हमने प्लस किया, 2x हो गया प्लस 2, 2x हमने यहां लिखा, प्लस का 2 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो किसका आ जाएगा 10। और जब ये मल्टीप्लाई में कोई चीज होती है तो डिवाइड में जाती है, यहां से डिवाइड करी तो कितना आ गया 5, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, अब उन्होंने हमसे कहा क्या है उन्होंने हमसे कहा है दोनों में से बड़े वाले की आयु कितनी है। तो एक था x छोटा हो गया और बड़ा वाला क्या हो गया x प्लस 2, तो ये हो गया 5 ईयर का और ये कितने का हो गया 7 ईयर का। 5 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। एक बार मैं फिर कर देती हूँ रिपीट। इन्होंने बोला दोनों की आयु का अंतर कितना है 2 है। कभी भी अंतर वाली बात होती है तो एक को बड़ा मान लो एक को छोटा मान लो, तो एक को हमने x मान लिया और एक को x प्लस 2 मान लिया क्योंकि वो 2 साल उससे बड़ा है। इन दोनों का योग 144 के स्क्वायर रूट के इक्वल है, तो स्क्वायर रूट के इक्वल है तो इसका हमने स्क्वायर रूट किया तो हमें 12 मिल गया। इन दोनों को प्लस किया, x और x प्लस हो गए 2x हो गया, प्लस 2 को उधर जाके सब्ट्रैक्ट किया 10 आ गया। फिर यहाँ पे 2 से हमने डिवाइड कर दिया 5, x की वैल्यू आई 5, तो छोटा वाला 5 का हो गया और बड़ा वाला कितने का हो गया 7 का हो गया। 5 में हमने 2 प्लस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, ₹750 are divided among A, B, C in such a manner, इनमें बोला in such a manner that A ratio B, A ratio B कितना दिया हुआ है हमें, A ratio B दिया हुआ है 5:2, फिर इन्होंने दिया हुआ है B ratio C। जब कभी भी ऐसे हमें 3 रेशो दिए जाते हैं तो इसको इस तरह लिखने की आदत डालिए जिससे इजी हो जाएगा। B के नीचे B लिखिए, ठीक है। A रेशो B की वैल्यू दी हुई है 5:2 और B रेशो C की वैल्यू दी हुई है 7:13। ऐसा क्यों लिखा है उसका रीजन बता रहे हैं। B दोनों में कॉमन है, जो भी चीज कॉमन होती है उसको हम एक के नीचे एक लिखते हैं, क्योंकि हमें जैसे यहाँ पे ये कॉमन दिख रही है ऐसे ही हमें कॉमन यहाँ पे बनानी पड़ती है। ये रेशो का पैटर्न होता है। हम जब तक इन दोनों को आपस में एक साथ नहीं लिख सकते हैं जब तक B की वैल्यू इक्वल नहीं हो जाएगी। तो B की इक्वल वैल्यू बनाने के लिए हमने देखा यदि हम ऊपर वाली में हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली में हम 2 से, तो जब हमने ऐसा किया तो 7 5 जा कितना हो गया 35 और 2 7 जा कितना हो गया 14 और 7 2 जा कितना हुआ 14 और 13 2 जा कितना हो जाएगा 26। अब हम इन तीनों को एक साथ लिख सकते हैं। अभी तक हम इन तीनों को एक साथ नहीं लिख सकते थे, तो हमने क्या किया B की वैल्यू को इक्वल बनाया। तो 7 हमने इसको दे दिया और 2 हमने इसको दे दिया, जिससे क्या हो गया ये हमारी वैल्यू इक्वल हो गई। अब आगे हम गए, इसके बाद इन्होंने हमसे बोला कि आप ये बताइए कि 750 रुपए को हम इनको किस तरह से बांटे। तो उन्होंने हमसे किसका हिस्सा पूछा हुआ, किसके रुपए बताने कितने मिले, ए को बताने कितने रुपए मिले और रुपए कितने हमारे पास 750। तो रेशो का नियम है, अच्छे से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन इस टाइप का MP पुलिस में आता है। तो इसमें क्या करते हैं हमेशा, जैसे आपको ए का हिस्सा बताना है, ए को कितना मिला है 750 रुपए हमारे पास है, वो लिखेंगे मल्टीप्लाई ए का हिस्सा लिखा 35, जिसके बारे में बोला जाए उसको लिख दो और इन सबका प्लस नीचे लिख दो। ये रेशो का सिंपल फंडा, आप एक सिंपल पैटर्न याद कर लो। रेशो चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, जैसे एज चैप्टर बहुत इजी है, उसको आपको नहीं छोड़ना है। अगर MP पुलिस की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यही चीज याद रखिए, SI MP पुलिस NTPC ये सब आप कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो याद रखिए इसमें एज और रेशो इनके क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने वो लिया था, एज लिया था, अब मैंने रेशो का इसमें जैसे क्वेश्चन आया वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप याद रखिए रेशो सबसे इजी है। रेशो में कुछ नहीं करते हैं, जिसका हिस्सा पूछा है वो लिखिए और इन तीनों का टोटल नीचे लिख दिए और जो जिसमें से हिस्सा निकालना उसको लिख दीजिए। तो आपने इनको प्लस किया तो कितना हो जाएगा 5 4 9 9 और 6 कितने हो गए आपके 15। फिर आपने किया 3 1 4 4 और 2 कितने हो गए 6, 3 1 4 4 और 2 6 और 6 में एक कैरी प्लस करी तो कितना हो गया 7 75। 75 से ये 75 कट गया 10 आ गया, यानी कि 350। ए को कितना हिस्सा मिला 350। मैं इसमें आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, आप जब आप रेशो का सवाल देख रहे हो कभी कभी ये लोग बोलते हैं ए और बी में अंतर बताइए कितना है रुपए में, ए को कितने मिले बी को कितने मिले, या फिर पूछ लेते हैं ए को बी से कितने ज्यादा मिले। तो हम क्या करते हैं उसके लिए भी यही पैटर्न है, हम 750 लिखेंगे और हम यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे कितना है, 5 में से 4 गए 1 आया
और 3 में से 1 गए तो कितना आया 2 आया, और अपॉन में क्या लिखेंगे 75। मतलब ये वाली प्रोसेस तो सेम रहेगी और ये वो आएगी जो वो लोग क्वेश्चन करते हैं। बस आपको इतना दिमाग में रखना है। जैसे कि इनमें इन्होंने पूछा है ए और बी का डिफरेंस बताइए, तो ए और बी का डिफरेंस करके लिख दिया, इन तीनों का टोटल नीचे लिखा और यहाँ पे जितने में से हिस्सा निकालना। इस तरह से हम कोई भी रेशो का सवाल कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी मिनट्स डज अ कार टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इफ इट रन्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। उन्होंने बोला है 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक गाड़ी चल रही है, यानी कि कार की स्पीड क्या दी हुई है, स्पीड ऑफ द कार क्या दी हुई है, ये दी हुई है इन्होंने हमें 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उन्होंने इसके बाद हमसे बोला है कि 200 मीटर का डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना दिया है 200 मीटर। अब आप देखिए यहाँ पे तो इन्होंने दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे दे रहे हैं 200 मीटर, तो हमारी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को जो ये रहता है इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 से जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीटर, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाती है। और पूरा मैं बताऊंगी कि 5/18 क्यों करते हैं, तो वो मेरी जो किलोमीटर डिस्टेंस की वो होगी वीडियोस, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा, हमारा कैंसिल हो रहा है, 6 से किया, 6 से 10 आया और 3 आया, तो यहाँ कितने हो गए 50/3 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो गई। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि हमें बताना कितना समय लगा। तो हमारा एक फॉर्मूला आता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास डिस्टेंस भी है, स्पीड भी है, टाइम नहीं है, तो टाइम को आप उधर ले जाइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये नया फॉर्मूला हो गया। डिस्टेंस कितना है आपके पास 200 है और स्पीड कितनी है 50/3, तो ये 3 क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। 3 ऊपर पहुंच गया, ये ऐसे ऊपर चला जाता है। ठीक है, 3 ऊपर आ गया। अब आपने कैंसिल किया, ये कितनी बार कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स हो गया। 0 से 0 कट जाएगी, 5 से 5 और 20, 4 तियां कितना आ गया 12, तो कितना आंसर आ गया इसमें 12 सेकेंड। 12 सेकेंड आ जाएगा। अब लेकिन ये लोग मिनट में ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए मिनट में, तो इसको हम मिनट में कैसे चेंज करेंगे, इसका भी आप ऑप्शन देखिए, क्योंकि ये सेकंड में है तो इसमें आप मिनट में चेंज करना है, तो आपने 60 से इसको डिवाइड दे दिया। जब आप 60 से डिवाइड देंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं, ऑप्शन में कहीं पे भी सेकंड नहीं है, तो इसलिए हमने इसको क्या किया 60 से डिवाइड दे दिया, तो 12 पंच कितना हो गया 60, यानी कि 1/5 मिनट आंसर आ गया। तो आपको मिनट, सेकंड, किलोमीटर, घंटे, ये सब चीजें करना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर था, तो कभी भी किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आप 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि आपको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो इसका अपोजिट 18/5 का करेंगे। और यहाँ पे आपको मीटर में यूनिट थी, तो ये यूनिट भी आपकी किसमें होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में। अब लेकिन जो आंसर आया था वो आपका सेकंड में आया था और ऑप्शन जो दिया है वो मिनट में दिया है, तो जब ऐसी बात होती है तो हम उसको मिनट में चेंज कर देंगे 60 से डिवाइड देके। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोल रहे हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। उन्होंने हमसे बोला 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है। अरे इस क्वेश्चन में तो ध्यान से आपको ध्यान लगाना है, 5 अंकों वाली, वो 5 से विभाजित होने वाली संख्या देखनी है जो 5 से डिविजिबल हो, और उन्होंने बोला है डिविजिबल तो है, बट उन्होंने बोला है कि सारी जो 3 अंकों की जितनी भी डिजिट है वो सब लिखनी पड़ेगी। तो 3 अंकों की डिजिट कहां से स्टार्ट होती है, 100 से स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है 999 तक। तो इनमें जितनी भी 5 से डिविजिबल संख्या है वो सारी आपको बतानी है। अब यदि हम लिखने बैठते हैं तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो ऐसा तो कर नहीं सकते, तो केवल हम एक लाइन का देख लेंगे। 100 से लेके अगर हम 100 से 110 तक गए तो हमने देखा इसके बीच में 2 संख्या आती हैं केवल। कौन कौन सी, एक तो 105 आएगी और 110, यानी कि 2 संख्या आई। तो जब ये 100 वाली लाइन पूरी चलेगी, 100 की लाइन चली आपकी, 100 की लाइन कहां से चलेगी, 100 से लेके 200 तक। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, 100 से लेके 110 तक 2 आए, तो 2 का, और इसमें कितनी लाइनें होती हैं, 100 से 200 तक जाते हैं तो 10 लाइनें होती हैं, तो 10 लाइनें होती हैं, तो 2 का हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, इसके बीच में 100 से 110 के बीच में केवल 2 नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल है, और 110 से फिर आगे चलेंगे तो 110 से 120 के बीच में भी 2 नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल है।
ऐसे करते करते 100 से 200 के बीच में केवल 20 नंबर होते हैं जो 5 से डिविजिबल होते हैं। अब लेकिन हमारी ये कितनी लाइनें होती हैं, 9 लाइनें होती हैं, तो यानी कि 20 ये हैं और 9 लाइनें हैं, तो हमने इसका 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हर लाइन में आपको कितने मिलेंगे, 20 मिलेंगे, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 ऐसे करते हुए। तो यानी कि आपके ये कितना आंसर आ गया, 180। इसका मतलब 180 3 डिजिट नंबर है, 180 3 डिजिट नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 10, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर इज। वो कह रहे हैं एक स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, मतलब 1100 जो है उसको हम किससे मल्टीप्लाइड करें कि उनका कहना है वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 1100 से गुणा किया जाए और वह एक गुणनफल जो है वो वर्ग बन जाए। तो आप देखिए इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करें जिससे कि वो क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग, एक स्क्वायर बन जाए। तो आपको भी मालूम है इसके दो तरीके, ये तो सवाल बहुत ही इजी दिख रहा है, इसमें हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं, जैसे हम 2 से करते हैं तो ये 2200 हो जाएगा, 2200 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से, 6 से, कहीं नहीं बन रहा। लेकिन यदि इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9900 ये बन रहा है किसका, 9 किसका होता है, 3 का होता है, तो 3 3 हो जाएंगे और एक 0 कम हो जाएगी, तो ये 330 का आपका क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर इसके हम फैक्टर एक बार करके देखें, या फिर एक सिंपल तरीका होता है, ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, या इस टाइप से आप कर सकते हैं, इसको आप फैक्टर करके लिख सकते हैं। अभी हमने इससे संबंधित एक सब क्वेश्चन और किया इसी वीडियो में, हमने फैक्टर किए हैं, तो 11 11 11 99, यहाँ भी नहीं, 9 का भी नहीं, देखते हैं क्या हो रहा है जल्दबाजी में। 11 से किया तो 11 1 जा 11 हो गया, 0 0 आ गई, फिर हमने 10 से किया तो 10 1 जा 10 हो गया, 0 आ गई, और फिर 10 1 जा 10 कर दिया, यानी कि 10 का तो एक पूर्ण वर्ग बन रहा है, लेकिन 11 का पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा, गलत बोल दिया था मैंने। तो इसका मतलब यदि हमें 11 का मल्टीप्लाई और करना है, यदि इसमें हम एक 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी पूरा पूरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होना चाहिए था, 11 का, तो ये कितना हो जाएगा 121 और 00। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 121 11 का और 100 से 10, 110 इसका आंसर हो जाएगा। बट आंसर में हमें केवल अभी ये देना है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, 11 होगी, जिसको जब हम 1100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पूर्ण वर्ग बनता है। प्लीज मिस्टेक नहीं करना, जल्दी से मेरे से हो गया था हल्का सा, बट मैं आपको बता रही हूँ कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन करना हो कि मल्टीप्लाई पूछा जाता है तो ये आंसर आ गया। अगर इसी सवाल में वो आपसे पूछते कि कौन सी संख्या से डिवाइड दिया जाए कि वो एक पूर्ण वर्ग बच जाए, तो हम ये एक्स्ट्रा वाला 11 हटा देंगे, क्योंकि 10 तो एक पूर्ण वर्ग बन रहा है, तो इसको हम टच नहीं करेंगे। हमारा जो भी काम होगा वो 11 पे होगा। अगर वो बोलते हैं मल्टीप्लाई करो तो हम एक 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यदि वो कहते हैं कि हम कौन सी संख्या से विभाजित करें तो विभाजित में भी हम 11 से विभाजित कर देंगे। तो आज ये मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं वो आपको बताए हैं। यदि इनमें कहीं भी आपको कोई डाउट लगता है या प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मेरे मेथड और वे ऑफ टीचिंग आपको समझ में आ रहा है, तो आपको चैनल तो सब्सक्राइब करनी है, वीडियोस को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और इसी तरह से मैं अभी एमपी पुलिस से संबंधित उसमें जो रीजनिंग आती है उसकी भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, और मेरी सेपरेट टॉपिक वाइज भी वीडियोस बन रही हैं, तो वो लोग आप लोग देख सकते हैं और प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं अपनी। थैंक यू सो मच।